झालं चाललं. भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन नई दिल्ली की ओर से इस फेसबुक लाइव पे मैं डॉक्टर नारायण भोसले, मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई, आज आपके सामने लॉकडाउन में घुमंतु जनजातियां इस विषय पर कुछ अपनी बात करने आया हूँ। इस लॉकडाउन में इस विषय पर मुझे आमंत्रित करने वाले मेरे दोस्त डॉक्टर प्रभाकर गायकवाड़, मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करके मैं अपने व्याख्यान की शुरुआत करता हूं। आप लोग शायद जानते हैं कि सर्दी के मौसम में कुछ ऐसे जो इलाके हैं वहां से कुछ पंछियां सदियों से, जहां जाड़े का मौसम है, गर्मी का मौसम है, उस मौसम में आते हैं, सदियों से आते हैं। कम से कम 1000-2000 के साल के पहले से सर्दी के मौसम से निकलकर कुछ पंछी उसी रास्ते से, उसी तरह से हमेशा के लिए आते हैं और रास्ते में दम तोड़ते हैं। उसी तरह से ये घुमंतु जनजातियां सदियों से खानाबदोश की होने की वजह से दुनिया भर में जहां जहां खाना मिलने की कोशिश होती है वहां वहां वो खाना रिज्यूम हाँ था. सॉरी फॉर इंटरप्शन, कुछ बीच में फोन आ गया था, इसलिए मैं बात कर रहा था कि सदियों से पहले कुछ पंछी सर्दी के मौसम में अपना इलाका छोड़ के दूसरे मौसम में जाते हैं और वहां से गर्मी लेते हैं। उसके ऊपर मैं बात कर रहा था। उसी तरह सदियों से ये घुमंतु जनजातियां अपने लिए कुछ ऐसा एरिया ढूंढते हैं। सदियों से वो अपना एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में खानाबदोश होने की वजह से घूम रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका में ऐसे कुछ हत्तियों की झुंड आती है, 200, 300, 400 हत्ती एक अपना एरिया छोड़ के कुछ गेहूं या ग्रास या कुछ अनाज के लिए हजारों किलोमीटर का एरिया छोड़ के उस एरिया में आते हैं और बीच बीच में दम तोड़ते हैं। उसी हड्डी को सूंघ के ये हाथी आगे चलते हैं। उसी तरह से ये घुमंतु जनजातियां आपने अनाज के लिए एक एरिया से दूसरी एरिया में खानाबदोश होने की वजह से अनाज को ढूंढते ढूंढते सदियों से भारत के हर किसी कोने से रास्ता निकालते निकालते वो अपना अनाज ढूंढ रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन इट मीन्स ए आपातकालीन व्यवस्था होती है जहां सरकार लोगों के हलचल के ऊपर रोक लगाते हैं। सरकार द्वारा ये प्रतिबंध किया जाता है कि लोग अपने घरों में तालाबंदी करके रहेंगे। तालाबंदी का मतलब तो वही है कि अपने घरों में खुद को अपने बंद करना है। अपने घरों में खुद को बंद करना है, इसका मीनिंग ये ऐसा है, जिनका अपना खुद का घर हो वो ही लोग अपने खुद को घर में बंद कर सकते हैं। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि इंडिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर है और वो घुमंतु जनजातियों से कंसर्न करते हैं। उनका संबंध जो है तो घुमंतु जनजातियों से। तो 1 करोड़ जो लोग हैं घुमंतु जनजातियों से, उनको रहने के लिए घर नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है रहने के लिए। तो वो खुद को कैसे लॉकडाउन कर सकते हैं, तालाबंदी कैसे कर सकते हैं, आप लोग जानते हैं। आप लोग ये भी जान सकते हैं कि जो मजदूर करने वाले मेहनतकश लोग हैं वो सबसे ज्यादा घुमंतु जनजातियों से कंसर्न में है। जो रोजगार ढूंढने के लिए एक जिले को छोड़ के, एक कस्बे को छोड़ के दूसरे कस्बे में या जिले में या दूसरे राज्य में
जा रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो ढूंढते हैं, एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं अपने अपने लाइवलीहुड को। ये आपातकालीन व्यवस्था जो है घर से बाहर न निकलने की, वो न निकलने के लिए ऐसी कुछ सिस्टम आती है, ऐसी कुछ परिवर्तन होता है संसार में, किसी एरिया में कुछ जैसी महामारी जैसी समस्या आती है, तो महामारी जैसी समस्या में कुछ लोगों को या सारे इलाके को लॉकडाउन किया जाता है। तो लॉकडाउन जब होता है किसी भी एरिया में, किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन में, तो सबसे ज्यादा आपत्ति आती है तो इस घुमंतु जनजातियों से, क्योंकि ये घुमंतु है। अगर घुमंतु को आपने लॉकडाउन किया, उसके घूमने पर रोक लगाई, तो सारी समस्या वहां से स्टार्ट होती है। ऐसी समस्या झेलने वाले लोग इंडिया में कितने हैं आप तरह से जानते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की कुछ आंकड़ेवारी आई है, जो संख्या शास्त्र आया है, उसमें से 15 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में घुमंतु जनजातियों से ताल्लुकात रखते हैं। इसका मतलब है कि 15 करोड़ एटलीस्ट ऐसे लोग हैं जिनको सही तरह से शिक्षा नहीं मिली है, जिनको अपना खुद का घर मकान नहीं है, जिनको सोसाइटी में ठीक से सम्मान नहीं मिलता है, उनको घर नहीं तो उनके पास बिजली नहीं है, बिजली नहीं तो उनके पास अपना रास्ता चलने के लिए खुद का रास्ता नहीं है, रोड्स नहीं है, उसका वो ठीक से यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे समस्या घुमंतु जनजातियों के बारे में मिलती है। जो लोग स्थिर होते हैं, किसी जगह स्टेडी है, वही अपना अलग सा कल्चर बना सकते हैं। लेकिन घुमंतु जनजातियों के लोग स्टेडी नहीं है, तो वो अपना स्टेडी न होने का, स्थिर न होने का अपना कल्चर नहीं बना सकते। कोई भी पेड़ अगर हमेशा हम निकाल के उसको दूसरी जगह रखते हैं तो ठीक तरह से फला फूला नहीं होगा। वैसी घुमंतु जनजातियां हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए सारी उम्र, सारी कम्युनिटी, पूरा समुदाय, 15 करोड़ का पूरा समुदाय एक भौगोलिक एरिया से दूसरे भौगोलिक एरिया में अपना जीवन यापन ढूंढ रहे हैं। ये लॉकडाउन के पीरियड में सपोज अगर हम देखेंगे तो इंडिया में कितने लोग बेगिंग करने वाले हैं, भिखारी हैं, जिनका अपना खुद का कमाने का कोई तरीका नहीं, तो ये बेगिंग करने वाले जो लोग हैं इंडिया में, सपोज अगर अपने ठीक से आंकड़ेवारी भी देख ली या संख्या देख ली, तो वो कम से कम 5 लाख से ज्यादा है। तो 5 लाख जो भिखारी है इंडिया में, वो ज्यादा से ज्यादा इस घुमंतु जनजातियों से, क्योंकि उनके पास कोई स्किल नहीं है, कौशल्य नहीं है। कोई भी कौशल्य होता है, अपना खुद का पेट संभालने का कौशल्य उनके पास नहीं है। वो न होने की वजह से इस घुमंतु जनजातियों को बेगिंग करनी पड़ रही है, भीख मांगनी पड़ रही है। तो भीख मांगने का भी उनका अलग अलग कंसर्न है। इस लॉकडाउन के पीरियड में वो पूरा लॉक होता है, घर में रहना पड़ता है। तो घर में रहने वाले ऐसे 5 लाख से ज्यादा लोग हैं जो लॉकडाउन के पीरियड में वो भूखे मर रहे हैं। जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, लॉकडाउन के पीरियड में वो मजदूर नहीं कर रहे हैं। उनके पास 1 या 2 या 3 दिन के लिए भी कोई एक्सेस अनाज या जो घर में रखा हुआ है, इकट्ठा करके रखा हुआ है, ऐसा कोई अनाज उनके पास नहीं होता। इसीलिए लॉकडाउन के बाद तुरंत 1, 2, 3, 4 दिन के बाद भूखमारी की समस्या से ये घुमंतु जनजाति की कम्युनिटी बहुत बड़े तादाद में से भूखे मर सकते हैं। कौशल्य का स्किल जिनके पास नहीं है, उसकी भी गवर्नमेंट कहता है कि वो 23% से ज्यादा लोग हैं, वो ज्यादा लोग जो है वो भी घुमंतु जनजातियों से कंसर्न है। जो बिल्डिंगें बना जाती है भारत के हर कोने में, बड़े बड़े सिटी में, जहां राजधानी जिसको बोलते हैं
एवरी स्टेट की अपनी राजधानी, जैसे कि मैं महाराष्ट्र कंसर्न हूँ तो मुंबई यहाँ की राजधानी है। तो उस राजधानी में, कैपिटल में जो लोग आते हैं तो उनके लिए जो मकान बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, उस सारे बिल्डिंग को एवरेजली जो श्रम का पुरवठा होता है, उसी श्रम को ज्यादा से ज्यादा ये घुमंतु जनजाति के लेबर लोग काम करते हैं। वैसे एवरी कैपिटल में, राजधानी में जो श्रम बेचने वाले जो लोग हैं वो विशेष रूप से घुमंतु जनजातियों से कंसर्न करते हैं। एंटरटेनमेंट का जो सबसे बड़ा माहौल है, लोगों के पास जब पेट भरता है तो पेट भरने के बाद उसको कुछ मनोरंजन का साधन चाहिए, मनोरंजन का माध्यम चाहिए। सदियों से इस घुमंतु जनजातियों के लोगों ने दूसरों का मनोरंजन किया है। ये मनोरंजन और किसी किसी टाइप में होता है, जैसे कि डोंबारी नाम की महाराष्ट्र की एक ट्राइब है। वो ट्राइब अलग अलग तरह से अपने शारीरिक हलचली करके मनोरंजन कराती है। कोल्हाटी नाम की ट्राइब है, वो डिफरेंट टाइप से मनोरंजन कराती है। तो लॉकडाउन के पीरियड में जिनके पास एक्सेस अनाज नहीं होता, पैसे नहीं होते, बैंक बैलेंस नहीं होता, वो लोग लॉकडाउन के पीरियड में क्या उनके ऊपर गुजरती है, जैसे गैर सरकारी योजनाएं, गैर सरकारी संस्थाएं और सरकारी संस्थाएं कुछ मिलकर जो समुदाय स्थिर है, जिस समुदाय के पास 2 वक्त की रोटी और 2-3 महीने का अनाज हो सकता है, ऐसे के बारे में ये सरकार सोचता है या गैर सरकारी संस्थाएं सोचती है। लेकिन जिनके पास ऐसे लिए कुछ नहीं है, वो लोग लॉकडाउन के तुरंत 6 दिन के बाद भूखमारी की समस्या इनके ऊपर आ रही थी। अगर ठीक से ध्यान नहीं दिया इस समस्या के ऊपर तो बहुत बड़ी आफत आ सकती थी। लेकिन घुमंतु जनजाति में ऐसे कुछ संगठन है जिस संगठन ने इस भूखमारी से घुमंतु जनजातियों को बचाने की कोशिश की थी। एक जगह से दूसरे जगह हमेशा के लिए माइग्रेटेड होने वाली कम्युनिटी में सबसे ज्यादा घुमंतु जनजातियों के लोग हैं, जिनका अपना कोई खास कोई ऐसा स्किल, उनके पास कौशल्य नहीं होने की वजह से उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में कोई स्किल का जॉब नहीं दिया जाता। उनके ऊपर हमेशा सस्पेक्ट, संशय व्यक्त किया जाता है, एक काम कर सकता है या नहीं, ये अलग सी बात है। पारधी समुदाय भारत के अलग अलग हिस्से में, अलग अलग कोने में जाना जाता है। तो ऐसे पारधी समुदाय के लोगों को जब बड़ी तादाद में से ठीक से अगर उनको ये नहीं दिया गया, तो उनको विश्वास नहीं दिया गया, तो उनको दी हुई गवर्नमेंट की जो थोड़ी सी लैंड भी है, तो स्किल न होने की वजह से या उस लैंड के लिए कुछ इरिगेशन की सिस्टम न होने की वजह से या उस लैंड को कौशल्य से नहीं देखने की वजह से पारधी समुदाय को दी गई जो लैंड है वो लैंड बाद में फिर से अनफर्टाइल होती है। वो उनको स्किल देना इसेंशियल होता है। जो निरक्षर जन समुदाय है इंडिया में, वो 27% से ज्यादा निरक्षर जन समुदाय है। उसमें सबसे ज्यादा घुमंतु जनजातियों के लोग हैं जो निरक्षर समुदाय से आते हैं। 90% लोग, यानी कि 15 करोड़ में 90% जो लोग हैं घुमंतु जनजातियों में निरक्षर है, उनको साक्षरता कोई नहीं आती। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि साक्षरता का मीनिंग क्या होता है। जो सिर्फ साइन करना जानते हैं उनको ही हम साक्षर मानते हैं।
लेकिन साक्षरता का मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये भी है कि जो ठीक से पढ़ाई करे, ठीक से लिखाई करे, और कोई भी ठीक से कोई निबंध हो तो उस निबंध को समझने की कोशिश करे, उनको ही साक्षर माना जाएगा। ऐसे में पूरे इंडिया में देखें तो 10% भी लोग साक्षर नहीं होंगे जो कोई अच्छा वाला निबंध पढ़े और पढ़ने के बाद उसको समझने की कोशिश करे। इसके बारे में बोल रहा हूं। तो घुमंतु जनजातियां इसमें से 0% है जो मेन स्ट्रीम के कोई आइडिया को पढ़े, उस आइडिया को समझे और उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करे। तो ऐसी जो साक्षरता है वो साक्षरता में घुमंतु जनजाति के लोग 0 के बराबर है, यानी कि वो 0 है उनका। घुमंतु जनजाति के जितने भी लोग हम देखते हैं तो उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बंजारे, आप जानते हैं कि एक बंजारा गाए जीवन का गीत सुनाए, हम सब लोगों को जीने की राह दिखाए, फिल्म सॉन्ग आपने सुना होगा। तो उस फिल्मी सॉन्ग में से लेकिन बंजारों का जीवन अलग सा है, डिफरेंट है। गाड़िया लोहार जो है वो खेती के लिए डिफरेंट टाइप के औजार बनाते हैं, साधन बनाते हैं, लेकिन उनका अपना कोई स्थिर बिजनेस नहीं है। उनको भी गांव गांव, शहर शहर जाके घूमना पड़ता है। लॉकडाउन के पीरियड में गाड़िया लोहार कुछ नहीं कर सकते, उनके पास 2 या 3 दिन के खाने के लिए भी एक्सेस अनाज नहीं हो सकता। बावरिया नाम की जनजातियां हैं, घुमंतु से आती है, वो जानवरों का शिकार करती है और उसी पे पेट संभालती है। लॉकडाउन के पीरियड में वो ऐसा नहीं कर सकती, तो 2-3 दिन के बाद उनका अनाज खत्म हो जाएगा और भूखमारी की समस्या उनके ऊपर आ जाएगी। नट नाम की वन ऑफ द नोमैडिक ट्राइब है, वो नृत्य करती है, खेल करती है, खेल दिखाती है, और खेल दिखाने के बाद वो जनजातियां उसके ऊपर कुछ पैसा लेती है, अपना पेट संभालती है। लॉकडाउन में वो ऐसा नहीं कर सकती, तो 2-3 दिन के बाद उनका पेट संभालना मुश्किल हो जाता है। कालबेलिया, जिसको हम सपेरे मानते हैं, महाराष्ट्र में उसको बोलते हैं, तो सपेरे बोलेंगे तो वह ठीक रहेगा। तो सांप का खेल करती है। घुमंतु जनजातियां ऐसे लोकल या जिसको क्या हम बोल सकते हैं कि जो शाश्वत नहीं है जीवन जीने का मार्ग, अशाश्वत मार्ग उनके पास होता है, तो बहुत समस्या लॉकडाउन के पीरियड में उसके ऊपर आती है। जैसे कि मैंने बोला कि गाड़िया लोहार और शिकलीगार भी ऐसा समुदाय है कि जो खेती के लिए वो औजार बनाते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में वो नहीं बना सकती, तो उनके ऊपर भूखमरी की समस्या आ सकती है। कुछ बंदा नाम की कम्युनिटी है जो खिलौने बनाती है, और खिलौने बेचने के लिए लॉकडाउन है, खिलौने नहीं बेचेंगे, नहीं बिकेंगे, तो उनके बच्चे के ऊपर, औरत के ऊपर भूखमरी की समस्या आ ही गई है। अभी कलंदर भालुओं का खेल करती है। वैसे तो अभी भालुओं का खेल करने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। जानवर का बुरा हाल होता है, जानवर की समस्या हमको ज्यादा समझ में आती है, मनुष्य की समस्या हमको कम समझ में आती है। लेकिन ये भालुओं के ऊपर खेल करने वाली जो कलंदर जनजातियां है, लॉकडाउन के पीरियड में वो ऐसा नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि वो भूखमरी की समस्या भी झेल रही है। ओड नाम की कम्युनिटी है, वो अपने अलग अलग एरिया में नहर बनाती है, तो वो भी उनका जो रोजी रोटी का साधन है अभी नहीं रहा। नट और जागा और महाराष्ट्र में हेड़वी, ये 3 कम्युनिटियां ऐसी है जो दूसरों का इतिहास रचाती है, दूसरों का इतिहास इकट्ठा करती है
और दूसरों के इतिहास को ठीक से संभाल के रखती है। घर घर जाके उनके यहाँ कितने बच्चे पैदा हुए हैं, कौन किसका डेथ हुआ है, हर कोई समस्या, हर कोई ब्यौरा ये रखती है, लेकिन खुद का कोई इतिहास नहीं रखती। लॉकडाउन के पीरियड में ये नट या हेड़वी या जागा कम्युनिटी का क्या हाल होगा, ये आप समझ सकते हैं। बहुरूपी या बाजीगर जैसे लोग इंडिया में सभी जगह पाए जाते हैं। खास करके सर्कस में हम उनको देख चुके हैं, लेकिन सर्कस में हर कोई बाजीगर को चांस नहीं मिलता। सारे बाजीगर तो रास्ते में खेल करते हैं, बीच चौराहे पे खेल करते हैं। ऐसे कलाकार लोग, जैसे मैंने कहा कि इंटरटेनमेंट किया करते हैं आप लोगों का, जब आप लोगों का पेट भरा करता है तो भरे पेट के इंसान के लिए इंटरटेनमेंट चाहिए, और इंटरटेनमेंट का मेन वर्क हम लोग करते हैं, घुमंतु जनजातियां करते हैं, इंटरटेनमेंट करने वाले ये लोग करते हैं। तो लॉकडाउन के पीरियड में इनके पास कोई एक्सेस अनाज नहीं होता, तो पहले शिकार जो होते हैं लॉकडाउन के, तो ये घुमंतु जनजातियां होती है। जैसे कि इस घुमंतु जनजातियों के ऊपर जो कमीशन अभी तक गवर्नमेंट की बिठाए गए हैं, वो कमीशन में बालकृष्ण रेणके कमीशन 2008 का और भिकू दादा इदाते कमीशन 2018 का है। इस अगर दो कमीशन को हमने ठीक से देख लिया, और उनके साथ और दो कमीशन है जो गवर्नमेंट की नहीं है लेकिन गवर्नमेंट फंडेड है, वो टेक्निकली एडवाइजरी ग्रुप जो था, वो टेक्निकली एडवाइजरी ग्रुप का 2008 का रिपोर्ट जो है, और अभी CSDS ने भी घुमंतु जनजातियों के ऊपर पूरे होल इंडिया में सर्वे किया है। ये अगर सारे सर्वे को, सारे स्टडी की, ठीक से पढ़ाई की, तो लगता है कि 90% घुमंतु जनजातियां अभी भी घूमती है। उनके पास अपना खुद का अनाज रखने का सिस्टम नहीं है, रोज कमाती है और रोज शाम को खा के खत्म करती है। हर कोई नया सूरज आता है तो नया समस्या के साथ इनके पास आता है। लॉकडाउन को आप 50 दिन पूरे हो गए हैं, तो 50 दिन ये घुमंतु जनजातियां, जिसकी जनसंख्या 15 करोड़ से ज्यादा है, उन्होंने कितने लोगों ने दम तोड़ दिया है, ये कोई रिसर्च की बात हो सकती है। लॉकडाउन के पीरियड में ये 15 करोड़ लोग हिंदुस्तान में, मेरे स्वतंत्र हिंदुस्तान में, मौजूदा हिंदुस्तान में है, उस 15 करोड़ लोगों की समस्या को आपको देखना होगा। वैसे तो इस घुमंतु जनजातियां भारत सरकार के केंद्र में ये अदर बैकवर्ड कास्ट ग्रुप में आती है, और अदर बैकवर्ड कास्ट के ग्रुप में आप जानते हैं कि और भी कुछ जातियां और जनजातियां हैं जो इससे अलग है, और जो भी कुछ मुनाफा मिलता है, जैसे कि महाराष्ट्र में देखे तो 2 रुपए किलो का अनाज जिसके पास रेशन कार्ड है उसको मिलता था। लेकिन घुमंतु जनजातियां में ऐसे बहुत जनजातियां हैं जिनके पास रेशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, वोटिंग का कार्ड नहीं है, और कोई भी आई कार्ड नहीं है, यानी कि पहचान पत्र जिसके पास नहीं है, जिनको कोई पहचानता नहीं है, ऐसे 15 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि इंडिया में जो 15 करोड़ लोग हैं जिनके पास ठीक सा अपना कोई जीवन जीने का या उसको ठीक से समझने का किसी ने कोशिश नहीं किया है, 15 करोड़ लोग। यूरोप में कौन सी भी कंट्री में इतने लोग नहीं हैं, मेन स्ट्रीम में कौन सी भी कंट्री में इतने लोग नहीं हैं। फिनलैंड नाम की कंट्री है जहां एक भी बेगिंग करने वाले लोग नहीं मिलते, भिखारी नहीं है वहां। तो इंडिया में कितने हैं? 5 लाख से ज्यादा है वो घुमंतु जनजाति से कंसर्न है। एंटरटेन करने वाले कितने लोग हैं इंडिया में?
जिनका मैंने नाम लिया, जैसे कि नट का नाम लिया, महाराष्ट्र में बोले तो ये वैदू है, गोपाल है, गोंधड़ी है, नाथ बाबा है, नाथपंथी है, बैरागी है, साधु है, कोल्लाटी है। तो ये भी लोग 50 लाख से ज्यादा है जो एंटरटेनमेंट करते हैं, 50 लाख से ज्यादा है जो बेगिंग करते हैं, 50 लाख से ज्यादा है जो दूसरे के खेतों में मजदूरी करते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा है, और जो मजदूरी को ढूंढते हैं वो 2 करोड़ से ज्यादा है। और अन्न न होने की वजह से, भूख मरे से होने की वजह से सबसे ज्यादा मरने वाले जो लोग हैं वो इस घुमंतु जनजातियों से कंसर्न में आते हैं। जो पढ़ाई हुई है गवर्नमेंट के लेवल से और एनजीओ के लेवल से, ये यही बताती है कि सबसे ज्यादा जो बेहाल है तो इस घुमंतु जनजातियों का है। जो कुछ स्टेट में उसको घुमंतु जनजातियां बोल के अलग सा रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, लेकिन सेंटर में इसको घुमंतु जनजातियां बोल के अलग सा रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। इनके लिए कोई अलग सा इकोनॉमिकल प्लान नहीं है, इनके लिए अलग सी कुछ सुख सुविधा नहीं दी है, और जो कुछ सुख सुविधा इनके लिए है उनके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड इसके लिए नहीं है। महाराष्ट्र में उसको घुमंतु जनजाति यानी कि विमुक्त जाति, भटकिया जमाती ऐसा बोलते हैं, डिनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब बोलते हैं। तो उसको 11% अलग सा रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड नहीं है। जो उनके लिए कुछ प्रावधान होता है इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए, जैसे महाराष्ट्र का अगर मैंने एग्जाम भी ले लिया तो महाराष्ट्र में 1 करोड़ से ज्यादा घुमंतु जनजातियों का पॉपुलेशन है, और वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडल नाम का एक संस्था है गवर्नमेंट की, जो घुमंतु जनजातियों के लोगों को अपलिफ्टमेंट के लिए, कुछ रोजगार के लिए, कुछ स्किल के लिए, कुछ बैंक लोन के लिए, सीड मनी के लिए कुछ प्रावधान किया गया है। अगर 1 कोटी के आसपास उनका वो प्रावधान रहता है, 1 कोटी रुपए के आसपास, तो 1 कोटी से ज्यादा तो घुमंतु जनजातियां है, तो एक आदमी के लिए 1 रुपया आता है। लॉकडाउन के पीरियड में ऐसे जो स्कैटर्ड लोग हैं उनकी समस्या बहुत उभर कर सामने आती है। इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करना चाहिए। 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस बात को छेड़ा था। 1928-29 में बॉम्बे विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर घुमंतु जनजातियों की एजुकेशन के बारे में बोलते हैं, बॉम्बे विश्वविद्यालय के सीनेट मेंबर होने के नाते। आगे चलकर बाबा साहब ने इस घुमंतु जनजातियों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए कोशिश किया था, लेकिन कुछ अलग सी कोशिश नहीं हो सकी। इसीलिए घुमंतु जनजातियां अभी विकास, कोई भी प्रोग्रेस हो उससे बहुत परे है। उसकी ठीक से पढ़ाई करना उनका अपना रिच कल्चर है। तो लॉकडाउन के पीरियड में मैं जहां इस लोगों के लिए बात कर रहा था कि ये कहाँ है लोग, तो मजदूरी के लिए, बेगिंग के लिए और कुछ इंटरटेनमेंट के लिए, या इंटरटेनमेंट का जो उनका ऑक्यूपेशन है उनके लिए जो जहाँ गए हैं, तो भारत के सारे स्टेट में अपना इलाका छोड़ के वो वहाँ फंसे हुए हैं। वो गुजरात में फंसे हुए हैं, महाराष्ट्र में मैंने एक कम्युनिटी है नाथपंथी डवरी गोसावी नाम की, तो नाथपंथी भी है, वो नाथ से कंसर्न है, और डवरी गोसावी है, गोसावी से कंसर्न है। तो उनके बारे में थोड़ी जानने की कोशिश की थी। तो उसमें से ये लोग इंडिया के जो स्टेट है हर स्टेट में फंसे हुए हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के कुछ लोग दिल्ली गए थे 500-600, उसमें से
150 लोग गुड़गांव गए थे, दिल्ली के नजदीक गुड़गांव है, और गुड़गांव से लेके वो मारवाड़ पाली गए थे बेगिंग के लिए, और वो वहीं उनको लॉकडाउन के पीरियड में वहां के गवर्नमेंट ने उसको लॉकडाउन किया। 3 दिन तक कोई भी गवर्नमेंट का प्रावधान सुविधा, पानी जैसी छोटी चीज भी उनको 3 दिन नहीं मिली थी। उन्होंने महाराष्ट्र में हमको फोन किया तो बाद में चक्कर चलाया और उनको 3 दिन के बाद पानी और अनाज का प्रावधान हो सका। ऐसे बहुत लोग हैं जो गुजरात में फंसे हुए हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो उड़ीसा में फंसे हुए हैं, बंगाल में फंसे हुए हैं, जम्मू कश्मीर में फंसे हुए हैं, कर्नाटक में है, केरला में है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में मूंदी नाम की एक एरिया है, वहां 120-130 से ज्यादा बाल बच्चे औरतें फंसे हुए हैं। उनको भी पहले कुछ 2 दिन तक अनाज का प्रावधान नहीं किया गया था, पानी का प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में वहां के एनजीओ ने और कुछ सरकारी अफसर ने उनको एटलीस्ट एक वक्त की रोटी का प्रावधान किया गया है। आप 50 दिन होने आ रहे हैं, वो भी उनको अभी ठीक से नहीं मिल रहा है। पहले 6-7 दिन 8 दिन उनको दिया था। तो जब भी कोई महामारी जैसा संकट आता है समाज के ऊपर, तो उसमें से जो विकर सेक्शन है, अशक्त सेक्शन जो रहता है, समुदाय रहता है, घुमंतु जनजाति जैसा, उनके ऊपर बहुत असर पड़ता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरी जनजातियां खत्म हो, हाथ पैर खोड़ के या छोड़ के वो अपना अपना अंतिम सांस भी नहीं ठीक से ले सकती, ऐसी उनकी सिचुएशन हुई है। आप लोग तो जानते हैं, आपका शहर का जो कचरा किसी एरिया में जाता है तो वहाँ उस कचरे में अनाज ढूंढने वाले लोग इंडिया में, हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, मेरे प्रिय भारत में 40 लाख से ज्यादा है। और वो कौन है? वो ज्यादा करके इस घुमंतु जनजातियों से कंसर्न में, जो कचरे में अनाज ढूंढती है, जो आप फेंक देते हैं, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का है, फेंक देते हैं, और ऐसे फेंके हुए अनाज को अपना अनाज मानती है, उसके ऊपर जीवन जीती है, पैरासाइट बन के जीवन जीती है। जो फल आप फेंकते हैं वही फल को उठा के ये घुमंतु जनजातियों के लोग अपना पेट भरते हैं, पेट संभालते हैं। बेगिंग करने वाले हर चौराहे के ऊपर आप कुछ बच्चों को देखते हैं, जहाँ चौराहे होता है, सिग्नल लगता है, तो कुछ बच्चे फूल बेचते हैं, वो घुमंतु जनजातियों से कंसर्न रहते हैं। कुछ लोग किताब बेचते हैं, बच्चे, छोटे बच्चे, और कुछ लोग अपनी यमपला कार का कांच साफ करती है। वो जो बच्चे हैं छोटे छोटे हर चौराहे में, वो खास करके इस घुमंतु जनजातियों से कंसर्न में है, या उनसे उनका कंसर्न है। पारदी कम्युनिटी से है, डवरी कम्युनिटी से है, गोसावी कम्युनिटी से है, नट कम्युनिटी से है। जिनके पास कोई स्किल नहीं है वो बेगिंग करेंगी। और बेगिंग भी कैसे उनका तरक अलग है। कोई भी जनजातियां ऐसे ही बेगिंग नहीं करती, कुछ तो अपना हुनूर दिखाती है, जिसको आप लोग बेगिंग बोलते हैं। कुछ तो अपना स्किल दिखाते हैं, जैसे कि कोल्लाटी अपना स्किल दिखाते हैं, अपना डांस परफॉर्म दिखाते हैं। जैसे कि डोंबारी का खेल अगर आपने देख लिया तो आपके आंख में जरूर आंसू आएगा। अगर आप इंसान हो तो जरूर आंसू आएगी। तो उनका स्किल है, वो ऐसे ही बेगिंग नहीं करते, और वैसा ही उनको कोई कुछ दे भी नहीं सकता। तो ये इंटरटेन करते हैं अपने मेन स्ट्रीम सोसाइटी का, तो ये भी उनका स्किल है। लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में ये स्किल जो है, वो स्किल सब खत्म होता है। उनके पास कोई एक्सेस सामान नहीं होता। एक्सेस सामान नहीं होने की वजह से 2-4 दिन में ये जनजातियां दम तोड़ देती है। तो
सरकार ने, समाज के धुरी नेतृत्व ने इस 15 करोड़ जनजातियों के बारे में सोचना चाहिए, जो अभी बहुत सारे बुरे बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। उनको एटलीस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग, हम सब मानव है करके, आपके समाज को एंटरटेन करने वाली एक कम्युनिटी है, आपके समाज को श्रम देने वाली एक कम्युनिटी है, ये बहुत बड़ा जनसमुदाय है। आपके घर में बर्तन मांजने वाली जो औरत है, ये औरत भी इस घुमंतु जनजातियों से कंसर्न में रहती है। ऐसा नहीं कि ये सारे लोग भीख मांगते हैं, अपना स्किल दिखाते हैं, लेकिन उसको वो स्पेस अगर प्रोवाइड नहीं किया तो कुछ लोग उसको स्टिग्मा लगाते हैं। गुनहगार जनजातियां, जैसे 1871 में ब्रिटिश सरकार ने ऐसे ही जनजाति के ऊपर स्टिग्मा लगाया था, क्रिमिनल ट्राइब, और एक्ट पास किया, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। 1871 से लेकर 1952 तक ये क्रिमिनल ट्राइब हयात चालू था। आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान को आजादी मिली 1947 में, लेकिन इस क्रिमिनल ट्राइब को आजादी मिली 1952 में, यानी कि 5 साल 16 दिन लेट आजादी मिलने वाले ये घुमंतु जनजातियों के लोग हैं, जिनको 5 साल 16 दिन लेट आजादी मिली है। उस जनजातियों का, जिनके ऊपर 200 साल तक स्टिग्मा लगाया था कि ये क्रिमिनल ट्राइब है। क्या क्रिमिनल किया था उन्होंने ब्रिटिश सरकार से? ये जनजातियां लड़ी थी उनके अगेंस्ट, एक्सप्लॉयटेशन के सिस्टम के अगेंस्ट। जंगल में रहने वाली जनजातियां थी, आजाद पंछी की तरह रहने वाली थी। तो जंगल का कानून आ गया, और जंगल के कानून से वहां को पंछी मार के खाने वाले, वहां के फल फूल खाने वाले इस जनजातियों को लॉकडाउन किया गया उस ईयर में, यानी कि 1871 में लॉकडाउन किया हुआ था, और वो लॉकडाउन उठाया गया 1952 में। तो इतने दिन ये जो लॉकडाउन था, करीबन 17-80 साल का, तो 17-80 साल में ये जनजातियां सिकुड़ गई, अपना स्किल खो बैठी। अपने पास भी कुछ जो उड़ने के लिए पैर थे, उस पैरों की शक्ति उनकी छिन्न भिन्न हो गई। ऐसे लोगों के लिए विशेष प्रावधान करना चाहिए, वो भी इंडिया का हिस्सा है और स्वतंत्र हिंदुस्तान का हिस्सा है। ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ विनती करता हूं। जो भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन नई दिल्ली का है, उन्होंने मेरा फेसबुक का व्याख्यान का आयोजन किया, और फेसबुक के व्याख्यान के आयोजन की तरह से मुझे बोलने की उन्होंने कुछ स्पेस प्रोवाइड किया। उसी स्पेस से मैंने अपनी कुछ जो बात थी वो बात मैंने आपके लिए सामने रख दी है। और फिर से मेरे काबिल दोस्त जो है डॉक्टर प्रभाकर गायकवाड़ जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये मेरा 40 मिनट का लेक्चर था, खत्म करता हूँ और सभी के लिए फिर से नमस्कार करके यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।